Assalamu alaikum. This is the fifth session in the series of Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491. Now I'm Usman Minsaf. Let's do a quick review of what we learned in the last session. In the last session, we talked about research design. Why is it so important? What a research design is, when does it comes. When we say research design, what comes to our mind? Basically, it is a systematic way of formulating how you are going to conduct your research. Initially, we saw how to do the literature review. When after the literature review, there are so many questions that come to our mind. We define our research question. On the basis of that research questions, we list down all the research questions and then narrow them down, and then we develop a research problem. And on the basis of problem, basically the research problem is transformed into research objective. It is more or less the same. It is only the way you describe your research problem it is called research objective. Research objective is more towards the action way of writing it. And then after the research objective, you need to sit and see what will be your research design. Until this point, you must have an idea what your research is all about. अब आपने research conduct करनी है, कैसे करनी है, क्या चीज़ें आपको required है, किन किन चीज़ों पे आपकी expertise है, कौन सी methodology आप अपनी problem को solve करने के लिए, hypothesis develop करने के लिए, आप कौन सी आपका hypothesis क्या है, उसकी basis पे आपकी expertise किस area में है, आपको क्या रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या टाइम फ्रेम है रिक्वायर्ड होगा इस रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. ये सारी बातें हम रिसर्च डिज़ाइन में देखते हैं. फिर हमने देखा कि रिसर्च डिज़ाइन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. हम रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंक्लूसिव, कॉजल, ये सारी रिसर्च टाइप्स हैं जिसमें हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर हमने इनका कंपैरिजन देखा और हमने इन सबको इन डिटेल डिस्कस किया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कॉजल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या डिटरमिन करता है. ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन में लर्न की थी. अब हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं. इसमें हम देखेंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन. दिस सेशन इज़ अबाउट पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं एरर की, एरर किस किस तरीके से आपकी रिसर्च स्टडी में आ सकता है, आपके रिसर्च डिज़ाइन में कैसे एरर आ सकता है, कौन कौन से एरर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए और उनको रेक्टिफाई कैसे करना. Several sources of error can affect a research design. A good research design attempts to control the various sources of errors. अगर आप errors को control नहीं करेंगे, उनको कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं करेंगे कि वो एरर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो हमारा एक रिसर्च डिज़ाइन विल नॉट बी अ गुड रिसर्च डिज़ाइन. एरर्स का क्या मतलब है? एरर्स आने का मतलब ये है कि हमारा डाटा इनएक्यूरेट हो जाएगा. अगर सैम्पलिंग में एरर आ रहा है तो हमारा डाटा इनएक्यूरेट हो जाएगा. रिसर्च स्टडी में एरर आ रहा है तो हमारी स्टडी इनएक्यूरेट हो जाएगी. डिस्क्रिप्शन में अगर एरर आ रहा है तो हमारी डिस्क्रिप्शन गलत हो जाएगी. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सोर्सेज ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड हाउ टू एलिमिनेट देम.
What is a total error? It is the top of what we say errors, top of the line error. All the other errors come under this heading, total error. Why is it important? टोटल एरर का मतलब हमें जो एक आसान ज़ुबान में तो यही समझ आता है, टोटल एरर का मतलब है सब कुछ ही गलत है, आपका सैम्पल भी गलत है, आपका रिसर्च डिज़ाइन गलत है, आपकी रिसर्च स्टडी में फ्लॉज हैं, आपके कंक्लूजन में गलतियां हैं, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी हुई, ये सारे एरर्स हैं। ये सारे एरर्स अगर आप कंबाइन कर लें तो ये टोटल एरर बन जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज it is the variation between the true mean value in the population of the variable of interest and the observed mean value obtained in the research study. हमारा रिसर्च स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फोरमोस्ट इज पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन क्या है, जो हमने एरिया या हमने जो हाउस होल्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, अगर 2000 की पॉपुलेशन है एक सिटी की, तो हमने वो कहा हम उस सिटी के ऊपर हम एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, तो वो 2000 की पॉपुलेशन है, उसकी टोटल हाउस होल्ड्स हैं। उसकी जो वैल्यू का, अगर हम उनसे 2000 घरों की वैल्यू का हम एक मीन निकाल लें, और हमने जो एक सैम्पल साइज़ हमने अपना आइडेंटिफाई किया उसका मीन निकाल लें, या हम ऐसे कह लेते हैं अगर हम एक 2000 घरों की पॉपुलेशन का मीन निकाल लें, वो और जो हमारे स्टडी से जो हमारा जो ऑब्टेन किया हमने, ये आउटपुट हमारी स्टडी का जो मीन आया है, इन दोनों में अगर वेरिएशन है तो वो क्या होगा, वो टोटल एरर होगा। उसका मतलब क्या है, हमारी पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन ही गलत है या हमारी स्टडी गलत है। पॉपुलेशन तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन स्टडी हमारी गलत हो सकती है। टोटल एरर जो है उसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। एक रैंडम सैम्पलिंग एरर है, अदर वन इज नॉन सैम्पलिंग एरर। रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होता है? It occurs because the particular sample selected is an imperfect representation of the population of interest. एक एरिया में 2000 घर हैं, उस 2000 घरों को हम उस एरिया को क्यों हम चूज करते हैं? जैसे सपोज F6 सेक्टर इस्लामाबाद में 2000 घर हैं, हम उन 2000 घरों को इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि वो सारे बड़े घर हैं, वहाँ जितने लोग रहते हैं वो हाई इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाई इनकम ग्रुप है, इसलिए हमने F6 सेक्टर को हमने या F5 को चूज़ किया। अब वहाँ 2000 या 4000 जितने भी घर हैं वो सारी हमारी पॉपुलेशन है। अब हम 4000 घरों से तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम एक सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम 2000 में से 200 घरों से हम इंटरव्यू करेंगे। अगर वो 200 घर इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो उस पूरी पॉपुलेशन का, हो सकता है कि हमने वो वाले 200 घर F6 सेक्टर में सिर्फ पोश एरियाज़ के अलावा वहाँ पे कुछ कच्ची आबादियाँ भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी अभी भी रहते हैं, एक गांव भी है, वो उस गांव में लोग अभी भी गरीब लोग भी रहते हैं। अगर हम वो 200 घर उस का सैंपल वो हम गांव चूज़ कर लें तो वो उस पूरे पॉपुलेशन का एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। वो कच्ची आबादी उस पोश एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। वो कच्ची आबादी हमें यही बताएगी कि F6 एरिया जो है वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, हालांकि 90% ऑफ द एरिया जो है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अमीर लोग हैं। सो दिस इज, हमने क्योंकि उस एरिया को हमने रैंडमली चूज कर लिया, सैंपल को रैंडमली चूज कर लिया, इस वजह से ये एरर आ सकता है। Random sampling error is the variation between the true mean value of the population and the true mean value of the original sample. अब उस हमने कच्ची आबादी
इसका जो सैंपल है उसका मीन निकालिए और पॉपुलेशन का मीन निकालिए, इसकी जो वेरिएशन है वो हमारा रैंडम सैम्पलिंग एरर होगा। नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं? एज द नेम डिपिक्ट्स, नॉन सैम्पलिंग एरर, नाम से हमें क्या पता चलता है? अदर देन सैम्पलिंग के जो एरर्स हैं जो हमारी स्टडी में आ सकते हैं, एक तो सैम्पल साइज़ ही गलत ले लिया, पॉपुलेशन ही गलत चूज़ कर ली, रैंडमली हमने चूज़ किया, गलत चूज़ कर ली, मिस रिप्रेजेंटेशन थी, उसकी वजह से हमारा डाटा ही गलत आ गया, इनएक्यूरेट डाटा था। हमें चाहिए थे अमीर लोगों से सवाल पूछने थे, हम पूछ गरीब लोगों से आए। अब नॉन सैम्पलिंग एरर, अब हमने सैम्पलिंग तो की नहीं, यहाँ अदर देन सैम्पलिंग के जो इश्यूज़ हैं या रिसर्च स्टडीज़ के वो आते होंगे फिर नॉन सैम्पलिंग में। एग्जैक्टली, they can be attributed to the sources other than sampling and they may be random or non-random. The result from a variety of reasons including errors in problems or definitions, हो सकता है हमने अपनी रिसर्च की डेफिनेशन ही हमारी गलत हो, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन गलत हो, ये भी एक एरर है। आपको प्रॉब्लम ही आपने सही तरह से डिफाइन नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आपकी स्टडी गलत हो जाएगी। आपको पता ही नहीं क्या करना है तो आप कैसे रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं। अप्रोच, आपने मेथडोलॉजी जो फॉलो करनी है वो गलत फॉलो की, आपके जो प्रॉब्लम सिचुएशन है उसमें ये मेथडोलॉजी अप्लाई ही नहीं होती। स्केल, आपने जो अपना डेटा एनालिसिस करना है उसमें आपने स्केलिंग करनी है, वो स्केल्स ही आप गलत यूज़ कर रहे हैं, टूल्स ही गलत यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चनर डिज़ाइन, क्वेश्चनर ही प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको नहीं पूछने चाहिए, जिनकी वजह से आपको बाकी भी डाटा जो है लोग देने से इनकार कर देंगे। ये बहुत सारे गलत सवाल हैं उसमें। इंटरव्यूइंग मेथड ठीक नहीं है, जो इंटरव्यूअर है वो लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, प्रॉपरली उनसे इंटरव्यू नहीं कर रहा, कुछ सवाल पूछ लेता है, कुछ नहीं पूछता, कुछ खुद ही लिख लेता है। डेटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस के इश्यूज जो हैं ये सारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी रिसर्च स्टडी को। अब नॉन सैम्पलिंग एरर्स की भी दो टाइप्स हैं फिर, एक रिस्पॉन्स एरर है, एक नॉन रिस्पॉन्स एरर है। नॉन रिस्पॉन्स एरर का क्या मतलब? एज द नेम सेज, arises when some of the respondents included in the sample do not respond. हमने एक सैम्पल आइडेंटिफाई किया 200 हाउस होल्ड्स का, उनका इंटरव्यू करना है, वी गो देयर, वो आगे से आपसे बात ही नहीं करता, वो आपको कहता है कि जवाब ही नहीं देता, वो कहता है मैं इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ रिस्पॉन्स आर रिफ्यूजल्स एंड नॉट एट होम्स, वो कहता है या तो कह देता कि मैं घर पे नहीं हूँ। आपने मेल मेंबर से इंटरव्यू करना है या हेड ऑफ हाउस होल्ड से करना है, अब हेड ऑफ हाउस होल्ड घर पे है या नहीं है, अगर है वो कह देता है मैं नहीं हूँ, या रिफ्यूज़ कर देता है मैं बात ही नहीं करना चाहता, इंटरव्यू ही नहीं देना चाहता। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स विल कॉज द नेट और रिजल्टिंग सैंपल टू बी डिफरेंट इन साइज और कंपोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल। इट इज़ एन ईजी स्टेटमेंट, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी किस तरह है? नॉन रिस्पॉन्स एरर विल कॉज द नेट और रिजल्टिंग सैंपल। नेट सैंपल कैसे आता है हमारे पास, ये रिजल्टिंग सैंपल कैसे आएगा? 200 घर था जिनका हमने इंटरव्यू करना था, 200 में से 50 लोगों ने जवाब ही नहीं दिया या 50 लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया, तो रिजल्टिंग सैंपल तो हमारा 150 रह गया, 150 रह गया। अब जो 150 है वो सैंपल साइज ही हमारा, क्योंकि ओरिजिनल सैंपल वाज 200, अब लेकिन हमने जो सर्वे कंडक्ट किया वो 150 का किया, तो सैंपल साइज तो चेंज हो गया। सैंपल साइज चेंज हो जाएगा तो हमारा डाटा की भी प्रॉपर, हमारा डाटा जो है वो हमारा सैंपल प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस पॉपुलेशन को।
It is defined as the variation between the true mean value of the variable in the original sample and the true mean value in the net sample. Variation between the true mean value of the variable in the original sample. वेरिएबल जो वेरिएबल जो डाटा हम फाइंड कर रहे हैं ओरिजिनल सैंपल में और जो हमारे पास नेट सैंपल है, उन दोनों का जो मीन है उसमें जो वेरिएशन है वो क्या होगा? नॉन रिस्पॉन्स एरर होगा. अब रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर को तो बाय वर्ड ही हमें समझ आ गया कि जी जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. अब रिस्पॉन्स तो दे रहा है, रिस्पॉन्स एरर में रिस्पॉन्स तो दे रहा है, फिर कौन सा एरर हो सकता है? रिस्पॉन्स भी है, एरर भी है. arises when respondents give inaccurate answers or their answers are misreported or misanalyzed. मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपने मुझे जवाब तो दिया लेकिन आपने जवाब गलत दिया, या आपने एग्जैजरेट करके दिया, या आपने जवाब दिया मैंने उसको लिखते हुए, रिपोर्ट करते हुए मैंने उसको गलत लिख लिया. आपकी बताने की स्पीड ज़्यादा थी, मेरी लिखने की स्पीड कम थी, लिखते हुए कुछ पॉइंट रह गया, या आपने जो बताया उसको जब मैं एनालाइज करने लगा मुझे वो थीम जो आपने मुझे समझाई थी वो थीम मैं भूल गया, मैंने वो थीम लिखी नहीं थी. तो अब मैं उसको जब दोबारा से इंटरप्रेट करूँगा तो मुझे वो याद नहीं आपकी प्रॉपर बात और मैं कुछ और से इंटरप्रेट कर दूँ. ये सब क्या है? रिस्पॉन्स एरर्स. इट इज़ डिफाइंड as the variation between the true mean value of the variable in the net sample and the observed mean value obtained in the research study. क्या है? variation between the true mean value of the variable, जो हमारी sample का जो उसका variable है, ठीक है, true mean value in the net sample, जो कि हमने net sample हमने जो 150 घर हमने जो इंटरव्यू किए थे, एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द रिसर्च स्टडी, और जो हमने ऑलरेडी हमारा जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसका जो हमने मीन कैलकुलेट किया हुआ. स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, ये डेफिनेशंस जो हैं ये सारी स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग है. जब हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्या है. अभी हम सिर्फ इन डिटेल हम सिर्फ एरर्स देखेंगे कि एरर्स क्या हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. अब रिस्पॉन्स एरर, रिस्पॉन्स एरर की भी 3 टाइप्स हैं. पहली है रिसर्चर्स एरर, दूसरा इंटरव्यूअर एरर, तीसरा है रेस्पोंडेंट एरर. रिस्पॉन्स एरर, हमें जवाब तो मिल गया लेकिन जवाब ठीक नहीं था. किसके एंड पे एरर है? जवाब क्यों ठीक नहीं था? या तो रेस्पोंडेंट ने जवाब ठीक नहीं दिया, या इंटरव्यूअर जो था उसने जवाब ठीक सुना नहीं या लिखा नहीं, या रिसर्चर जिसने उसे इंटरप्रेट करके एनालिसिस करना उसने एनालिसिस ठीक नहीं किया. ये 3 ही सिचुएशंस हो सकती हैं. जवाब तो हमें मिला, रिस्पांस मिला, लेकिन रिस्पांस में एरर क्यों आया उसके लिए 3 ही सिचुएशंस हो सकती हैं. या रिसर्चर की गलती है, इंटरव्यू की गलती है, या रेस्पोंडेंट की गलती है, उसने जवाब ही ठीक नहीं दिया. दिया तो सही लेकिन नहीं ठीक दिया. नाउ रिसर्चर, जब हम बात करते हैं रिसर्चर की गलती है तो रिसर्चर का फ्लॉ कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन सिचुएशंस में, किस किस तरह के वो रिसर्चर गलती किस किस तरह की गलतियां कर सकता है. फर्स्ट टाइप इज सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर, मेजरमेंट एरर, पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर, सैम्पलिंग फ्रेम एरर, डेटा एनालिसिस एरर. ये क्या है?
रिसर्चर के एरर की टाइप्स हैं, इस तरीके से रिसर्चर गलती कर सकता है, एरर आ सकता है। नाउ फर्स्ट इज सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर, वेरिएशन between the information needed for the marketing research problem and the information sought by the researcher. रिसर्चर ने जब अपनी एक स्टडी या रिसर्च डिज़ाइन उसने आइडेंटिफाई किया, डिफ़ाइन किया, डेवलप किया रिसर्च डिज़ाइन, तो हाँ उसने अपना एक क्वेश्चनर भी, अपना एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, उसने सवाल ही गलत पूछा। उसको जो इन्फॉर्मेशन ए चाहिए थी लेकिन उसने पूछी इन्फॉर्मेशन बी है। चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन ए थी लेकिन उसने पूछी इन्फॉर्मेशन बी है। इन्फॉर्मेशन बी तो मिल गई और ठीक मिल गई, लेकिन हमें तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं थी। रिसर्चर को तो इन्फॉर्मेशन ए चाहिए थी, बी तो चाहिए ही नहीं। तो ये क्या होगा? सरोगेट इन्फॉर्मेशन एरर, कंज्यूमर चॉइस और परसेप्शन। इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक मार्केटिंग रिसर्च स्टडी है, उसमें रिसर्चर ने पूछना है कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर से अब पूछना ये कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब रिसर्चर कंज्यूमर से पूछता है कि आपका शैम्पू के बारे में क्या ख्याल है। कंज्यूमर ने तो शैम्पू के बारे में अपना परसेप्शन, अपना ख्याल तो बता दिया, लेकिन पूछना तो ये था कि आपने शैम्पू इस्तेमाल कौन सा करते हैं, आपकी क्या चॉइस है। सो दिस इज व्हाट सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर। पूछनी आपने बात ए थी, पूछना आपने शैम्पू था, पूछ आपने लिया कि शैम्पू के बारे में ख्याल क्या है, पूछना ये था शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट एरर। measurement error, the variation between the information sought and the information generated by the measurement process employed by the researcher. The variation between the information sought and the information generated by the measurement process. एक इंफॉर्मेशन जो जनरेट हमने की डाटा कलेक्ट करके, और एक जो हमने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, दोनों में अगर फ़र्क आ जाए, दोनों में वेरिएशन आ जाए, तो ये हमारा मेजरमेंट एरर है। मेजरमेंट किसे हम कहते हैं? जब हम रिसर्च टूल्स अप्लाई करते हैं। हमने रिसर्च टूल अप्लाई किया, हमें चाहिए थी एक हमने पूछा कुछ था, हमने एक ए बात थी, और जब हमने उसके ऊपर टूल्स अप्लाई करके हमारा रिज़ल्ट आया तो वो हमें बी बता रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपना मेजरमेंट टूल ही गलत अप्लाई किया, जिससे हमारा रिज़ल्ट बी आ गया। अदरवाइज़ हमारा रिज़ल्ट ए ही आना चाहिए था। पूछा जो हमने ए था, रिसर्च स्टडी हमारी ए के बारे में थी। फॉर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एम्प्लॉयड एज अ स्केल ऑफ परसेप्शन, हमने कंज्यूमर से उसकी प्रेफरेंस पूछी थी कि जिस तरह हमने पहले बात की चॉइस की, अब प्रेफरेंस के पूछी थी कि वो शैम्पू ए पसंद करता है या शैम्पू बी पसंद करता है। अब उससे हमें जवाब आ गया, हमें जवाब मिला कि शैम्पू ए के बारे में क्या ख्याल है, शैम्पू बी के बारे में क्या ख्याल है। हालांकि हमने पूछा तो ये है कि आपको शैम्पू ए पसंद है या बी पसंद है, दोनों में से एक अपनी प्रेफरेंस बताएं। जवाब हमें मिल रहा है कि शैम्पू ए के बारे में ये ख्याल है, बी के बारे में ये ख्याल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मेजरमेंट टूल ठीक नहीं था, हमने उसे एनालाइज ठीक नहीं किया, नहीं ठीक किया तो इंटरप्रेट भी गलत किया उसे हमने। नाउ पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर, वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल पॉपुलेशन relevant to the problem at hand and the population as defined by the researcher. हमने एक सर्वे कराना है, उसके लिए हमने एक पॉपुलेशन डिफ़ाइन की, हमें किस तरह की पॉपुलेशन चाहिए। हमने अभी पिछली स्लाइड्स में बात की
F6 सेक्टर या F5 सेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हाई इनकम ग्रुप एरिया, पोश हाउसेस, पोश लोकेलिटी। अब हमने इसको डिफाइन हमने रिसर्च किस पे करनी थी? हमने रिसर्च करनी थी लो इनकम ग्रुप पे या मिडिल इनकम ग्रुप पे। सपोज मिडिल इनकम ग्रुप पे हमने एक सर्वे कंडक्ट करना है। अब हम अगर उसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेंगे कि हमें मिडिल इनकम ग्रुप में पे हमें रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप से चाहिए, अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो हम हो सकता है कि हम हाई इनकम ग्रुप एरिया से हम रिस्पोंडेंट्स को हाई इनकम ग्रुप पॉपुलेशन ले लें, उसका हम सर्वे कर लें। वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल पॉपुलेशन रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम से कौन सी पॉपुलेशन रेलेवेंट है? हाई इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, या मेल रिस्पोंडेंट्स चाहिए, फीमेल रिस्पोंडेंट्स चाहिए। ये अगर हम एक सीवरेज का प्रॉब्लम देख रहे हैं तो इस सीवरेज का प्रॉब्लम किन किन एरियाज़ में है, हमें उस एरिया की पॉपुलेशन चाहिए, हमें उस एरिया की नहीं चाहिए जहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एट हैंड एंड द पॉपुलेशन एज डिफाइंड बाय द रिसर्चर, और रिसर्चर ने क्या डिफ़ाइन किया है? जैसे जो रिसर्चर डिफ़ाइन कर देगा अपने रिसर्च डिज़ाइन में, उसी तरह का फिर आगे हम रिसर्च सर्वे कंडक्ट होगा, वैसा ही फिर डाटा कलेक्ट होगा, वैसा ही एनालिसिस होगा और कंक्लूजन आएगा। अगर हमारी पॉपुलेशन ही गलत डिफाइंड थी तो हमारा कंक्लूजन भी गलत आएगा। सैम्पलिंग फ्रेम एरर, variation between the population defined by the researcher and the population as implied by the sampling frame used। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है टेलीफोन डायरेक्टरी। सैम्पलिंग फ्रेम एरर कहता क्या है? वेरिएशन बिटवीन द पॉपुलेशन डिफाइंड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर ने पॉपुलेशन ठीक डिफाइन की है, हाई इनकम ग्रुप एरिया था, या हमने सपोज हाई इनकम ग्रुप एरिया लिया, हमने हैदराबाद की बात की, हैदराबाद में कासिमाबाद जो एरिया हाई इनकम ग्रुप एरिया है, और उसमें से अब हमने सैंपल डिफाइन करना है। पॉपुलेशन एज इम्प्लाइड बाय द सैम्पलिंग फ्रेम यूज्ड, सैंपल हमने कैसे करना है? कासिमाबाद में 2000 घर हैं, 2000 घरों के लिए हमने प्लान किया सैंपल के हमें 200 घरों का इंटरव्यू करना है। अब वो 200 घर हमने कैसे सैम्पलिंग उसकी की कि या तो हर 10 घरों के बाद एक घर का इंटरव्यू कर लें, हर 10 के बाद एक का कर लें, या हमने एक और तरीका सोचा कि लेट्स गो थ्रू द टेलीफोन डायरेक्टरी। हम कासिमाबाद की टेलीफोन डायरेक्टरी ले लेते हैं, उसमें नाम देख लेते हैं लिस्ट वाइज कि हर इतने नामों के बाद जो नाम आए उससे कांटेक्ट करके हम उसके घर जाके कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन क्या टेलीफोन डायरेक्टरी इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कासिमाबाद? नहीं, नो। व्हाई नॉट? इसलिए कि टेलीफोन डायरेक्टरी में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो चेंज हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि बंद हो चुके हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी कितने अरसे से अपडेट हुई नहीं हुई, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ से उस एरिया से मूव करके चले गए। तो हम कभी भी अपनी ट्रू रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं ढूंढ सकेंगे। दैट इज वाई सैम्पलिंग फ्रेम एरर कहता है कि जो पॉपुलेशन है डिफाइंड बाय द रिसर्चर एंड द पॉपुलेशन एज implied by the sampling frame, उसमें जो वेरिएशन है वो हमारी सैम्पलिंग फ्रेम एरर होगा। डेटा एनालिसिस एरर, डेटा एनालिसिस एरर क्या होता है? Errors that occur while raw data from questionnaires are transformed into research findings। डेटा एनालिसिस का पूरा एक प्रोसेस है। क्वेश्चनायर्स हम फिल कराते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं, फिल किया, उनको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, उनको पोस्टल मेलिंग के थ्रू सेंड करते हैं, वो फिल करते हैं एंड दे सेंड देम बैक टू अस।
हमारे पास आते हैं। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं जो कि क्वेश्चनायर से देख के वो कंप्यूटर के अंदर उसको फीड करते हैं। फिर हम उससे एनालिसिस करते हैं किसी कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम से, किसी सॉफ्टवेयर से। यूजुअली हम ईव्यूज़, SPSS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये चीज़ पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स फॉर डाटा एनालिसिस। SPSS जो है इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। हम जितना भी डाटा एनालिसिस करते हैं SPSS पे ज़्यादा करते हैं। अब ये इस प्रोसेस में रॉ डेटा था हमारे पास इन द शेप ऑफ क्वेश्चनर्स। हमने डाटा एंट्री की, हो सकता है डाटा एंट्री करते हुए हमने कुछ गलतियां की, कोई एंट्री सही की, कुछ सही नहीं की। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, हमारा जो फाइनल एनालिसिस है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। एंट्रियाँ गलत हुई होंगी तो रिज़ल्ट ही कुछ और शो करेगा। ऑन ग्राउंड क्वेश्चनर्स कुछ और कह रहे हैं, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। इसी तरह ड्यूरिंग डाटा एनालिसिस जो है हमारा, हमने SPSS को प्रॉपर्ली रन नहीं किया तो भी हमारा जो कंक्लूजन है गलत आएगा, फैक्ट्स हमारे गलत आएंगे। या उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल ठीक तरह से नहीं रखा तो भी गलत आएंगे। So this is called data analysis error. Now interviews error, हमने बात की थी पहले रिसर्चर्स के एंड पे कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं एरर की, कहाँ कहाँ एरर्स आ सकते हैं। उससे पहले हमने बात की रिसर्चर्स, इंटरव्यूज़ और रिस्पोंडेंट्स, 3 तरह के लोग हैं जिनके जहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ सकते हैं। रिसर्चर्स कौन कौन से सैम्पलिंग के नॉन सैम्पलिंग एरर्स कर सकता है, इंटरव्यूअर कौन कौन से नॉन सैम्पलिंग एरर्स कर सकता है, और रिस्पोंडेंट कौन कौन से नॉन सैम्पलिंग एरर्स कर सकता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यूअर्स के क्या एरर्स हो सकते हैं। 4 टाइप्स। रिस्पोंडेंट सिलेक्शन एरर, इंटरव्यूअर था उसने गलत रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर लिए। क्वेश्चनिंग एरर, रिकॉर्डिंग एरर, चीटिंग एरर। ये 4 एरर्स हैं। दे आर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज एरर्स। जो इंटरव्यू ले रहा है, जो क्वेश्चनायर फिल कर रहा है। नाउ रिस्पोंडेंट सिलेक्शन एरर ये कैसे होता है? occurs when interviewers select respondents other than those specified by the sampling design or in a manner inconsistent with the sampling design. अब सैम्पलिंग डिज़ाइन में हमने स्पेसिफाई किया कि हमने हर 10वें घर का इंटरव्यू करना है, एवरी 10th हाउस होल्ड एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड का। इंटरव्यूअर क्या करता है? व्हेन ही गोज इनटू द फील्ड, जब वो घर घर जाके इंटरव्यू कर रहा है, उसने एक घर का इंटरव्यू किया, अब वो कहता है मैं 10 घर चल के जाऊं, उनसे बात करूं, तो मैं अगले घर से पूछ लेता हूं, अगले घर से वो इंटरव्यू कर लेता है, उससे नेक्स्ट हाउस से इंटरव्यू कर लेता है। फिर हमने अपने सैम्पलिंग डिज़ाइन में स्पेसिफाई किया था कि हमने इंटरव्यूज़ करने हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड से। अब तीसरे घर में जो गया वहाँ पे हेड ऑफ हाउस होल्ड वॉज नॉट अवेलेबल, वो था नहीं। अदर देन हिम कोई और बंदा था। अब हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है वो कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन हेड ऑफ हाउस होल्ड वॉज नॉट अवेलेबल, उसकी जगह कोई और था, तो उसने उससे इंटरव्यू कर लिया। सो दिस इज़ रिस्पोंडेंट सिलेक्शन एरर, कि इंटरव्यूअर की गलती है कि उसने जो स्पेसिफाइड सैंपल है उससे इंटरव्यू नहीं किया, अपनी मर्जी से उसने कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, उसने सिर्फ नंबर्स पूरे किए। फिर क्वेश्चनिंग एरर denotes errors made in asking questions of the respondents or in not probing when more information is needed. सवाल पूछने में गलतियां, सवाल ही ठीक तरह से नहीं पूछा, या सवाल एक पूछ लिया, 2 पूछ लिए, लेकिन अगले 3-4 सवाल नहीं पूछे। अब उन 2 की बेस पे अगलों का जवाब खुद फिल कर दिए। होना तो यही चाहिए कि हर सवाल पूछा जाए, ठीक तरीके से पूछा जाए, उसका
जो रिस्पोंडेंट का जवाब है वो प्रॉपरली उससे लिया जाए और उसको नोट डाउन किया जाए। बट द इंटरव्यूअर वॉज इन अ हरी, उसने 2 क्वेश्चंस पूछे, तीसरा नहीं पूछा, तीसरा उसने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ये होगा इसका आंसर। दिस इज क्वेश्चनिंग एरर। या क्वेश्चन, उसने जो क्वेश्चंस पूछे वही गलत पूछे, हिज टोन वॉज नॉट गुड, उसने ठीक तरीके से नहीं पूछे, और फर्दर वो उससे और क्वेश्चंस पूछ सकता था, सवाल और पूछने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं पूछे और प्रो भी नहीं किया उस मैटर पे उसने। नाउ रिकॉर्डिंग एरर arises due to errors in hearing, interpreting and recording the answers given by the respondents. रिकॉर्डिंग एरर क्या होता है? रिस्पोंडेंट, मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ, आप इंटरव्यूअर हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब बहुत तेज़ी से दे रहा हूँ, आप उतनी तेज़ी से नोट डाउन नहीं कर पाते, कुछ बातें लिख लेंगे, कुछ बातें रह जाएंगी, या मैंने जो बात कही आपने सही तरह से सुनी नहीं, या मैं जिस थीम में बात कर रहा हूँ आपको वो थीम समझ नहीं आई, आपने कुछ और समझा, मैंने कुछ और बताया, आपने कुछ और समझा। ये सारे रिकॉर्डिंग एरर्स हैं। मैंने तो रिस्पोंडेंट, एज अ रिस्पोंडेंट मैंने तो आपको ठीक जवाब दिए, जो मेरी परसेप्शन है उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर आंसर्स आपको दिए, लेकिन आपके एंड पे गलती है, इंटरव्यूअर के एंड पे गलती है कि आपने उसे ठीक तरीके से या तो इंटरप्रेट नहीं किया या नोट डाउन नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं कर सके आप। Cheating error arises when the interviewer fabricates answer to a part or all of the interview. Usually, the organization I work with, वो हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर वहाँ पे सर्वेज कंडक्ट कराते हैं, उसमें बहुत सारी हमने चेक्स रखे हुए हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो एनुमरेटर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो क्वेश्चनर्स या तो घर बैठ के ही उसे फिल कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से नाम लिखा, फिल कर दिया, या उसने थोड़ा सा फिल कर लिया, बाकी सारा, थोड़ा सा इंटरव्यू कर लिया, बाकी सारा ख़ुद फिल कर लिया, या अपनी मर्ज़ी के आंसर्स लिख दिए। तो यूजुअली इट हैपन्स। तो उसके लिए बहुत सारे फिर हमने रेक्टिफिकेशन मेजर्स हैं। हम वी डिमांड द एन्यूमरेटर या इंटरव्यूअर कि आप जिसका इंटरव्यू लें उसका नाम और उसका सेल नंबर ज़रूर लेके आएँ, ताकि हम उससे आउट ऑफ 200 लाइक 15-20 लोगों को कॉल करके पूछ सकें कि आपने इंटरव्यू दिया था और आपकी परसेप्शन ये थी, और इस तरह से, ताकि वी कैन कीप अ चेक ऑन द एन्यूमरेटर्स और द इंटरव्यूअर्स कि उन्होंने ठीक तरीके से हमें जो डाटा रिसीव हुआ है वो ठीक है। क्वेश्चनर्स आर गुड, दे आर नॉट डर्टी, दे आर नॉट फॉल्टी। नाउ हमने बात की एरर्स की, टोटल एरर्स। फिर 2 तरह के एरर्स थे, एक तो रैंडम सैम्पलिंग था, एक नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंदर फिर कौन से एरर्स थे? नॉन सैम्पलिंग एरर्स किसके एंड पे आए थे? पहला रिसर्चर, इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट। 3 सिचुएशंस हैं। रिसर्चर के एंड के ऊपर एरर्स हैं, इंटरव्यूअर के एंड पे एरर्स हैं, या रिस्पोंडेंट के एंड पे एरर्स हैं। रिसर्चर और इंटरव्यूअर को हमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ विल डिस्कस रिस्पोंडेंट्स एरर। रिस्पोंडेंट के क्या एरर्स हो सकते हैं? बेसिकली रिस्पोंडेंट के एरर 2 तरह के एरर होते हैं। एक इनएबिलिटी एरर होता है, एक होता है अनविलिंगनेस एरर। इनएबिलिटी एरर, इनएबिलिटी एरर क्या होता है? रिजल्ट्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर्स। आई एम द रिस्पोंडेंट, यू आर द इंटरव्यूअर। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, या तो मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया, या आई एम अनएबल टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे दोबारा समझाएं, दोबारा पूछें कि ये सवाल का ये मतलब है। लेकिन फिर भी मुझे सवाल समझ आ गया,
लेकिन मैं जवाब देने से कासिर हूँ, मतलब मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं प्रॉपर या सही जवाब दे सकूँ। हो सकता है मुझे सही जवाब भी पता हो, लेकिन मैं आपको इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ। Results from the respondent's inability to provide accurate answers. Respondent may provide inaccurate information because of unfamiliarity. Unfamiliarity का मतलब है आप मेरे से ऐसी चीज़ पूछें जिसका मुझे पता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली एक सर्वे था टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर, टैक्स और एनर्जी रिफॉर्म्स पे। उसमें एक क्वेश्चन था वैल्यू एडेड टैक्स पे। लोगों से पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या परसेप्शन है, वैल्यू एडेड टैक्स इज़ बेटर और द जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स इज़ बेटर, विच वन इज़ बेटर, और किसको पाकिस्तान में प्रिवेल होना चाहिए। फिर तीसरा सवाल ये था कि क्या आप चाहते हैं हम जीएसटी को, जनरल सेल्स टैक्स को ख़त्म करके इसकी जगह वैल्यू एडेड टैक्स लगा दें। 90% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स किसी को पता ही नहीं था वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या। सो दे वर अनेबल टू आंसर, दे जस्ट सेड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। फटीग, हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, गुस्से में है, और वो उस वजह से, गुस्से की वजह से या बहुत थका हुआ है, उसकी वजह से सही तरह जवाब ही नहीं दे पा रहा। बोर्डम, वैसे ही उकताया हुआ है और बात नहीं करना चाहता और बस ज़बरदस्ती आपको इंटरव्यू दे रहा है, तो इसलिए सही जवाब ही नहीं दे रहा। फॉल्टी रिकॉल, आपने इंटरव्यू किसी का करना था, आप किसी और कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं, और वो उसके जहन में भी इंटरव्यू के यही है कि देना तो उसने था, लेकिन जैसे कंपनीज़ में होता है, आप फर्म लेवल इंटरव्यू करने जाते हैं तो नॉर्मली आप टारगेट यही करते हैं कि आप हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ़ बिजनेस से आप बात करें, उसके व्यूज़ जानें, उसकी परसेप्शन लें, लेकिन नॉर्मली वो दे आर वेरी बिजी, तो दे नॉमिनेट वन ऑफ देयर मैनेजर टू टॉक टू यू। अब आप मैनेजर को की तो उसके लिए तो ऑब्लिगेशन है, उसने तो ज़बरदस्ती देना है इंटरव्यू, क्योंकि बॉस ने कहा है उसे कि भाई तुम इनसे बात करो, इंटरव्यू दो इन्हें। तो वो उसके जहन में भी है कि काम तो करना तो बॉस को चाहिए था, मुझे ज़बरदस्ती बैठा दिया, तो वो हो सकता है क्योंकि सही तरह से जवाब ना दे पाए उन सवालों का, या जवाब ना देना चाहता हूँ, या आपका क्वेश्चन फॉर्मेट और कंटेंट ठीक नहीं है, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, पूछने का तरीका ही गलत है, ये भी एक इनएबिलिटी एरर है। अनविलिंगनेस एरर arises from the respondent's willingness, not willingness, unwillingness to provide accurate information. Willingness नहीं है, unwillingness है। Arises from the respondent's unwillingness to provide accurate information. वो आपको रिस्पोंडेंट सही जवाब देना ही नहीं चाहता। आप पैनल डाटा, जैसा हमने बात की थी पैनल डाटा के लिए, आप बल्कि पैनल ग्रुप्स जब आप बनाते हैं, पैनल ग्रुप्स में यूजुअली आप लोगों को कंपेंसेट कर रहे होते हैं, कोई गिफ्ट दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो वो ज़बरदस्ती इंटरव्यू दे रहा होता है, उसको लालच ही होती है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो ऑन द अदर हैंड आपको सही जवाब भी नहीं देना चाहता। उसे पता है कि इस बात का जवाब ये है, लेकिन वो जवाब नहीं, वो कोई और जवाब दे रहा है। Respondents may intentionally misreport their answers because of a desire to provide socially acceptable answers, avoid embarrassment, and please the interviewer. इसकी एग्जांपल्स ऐसे भी हो सकती हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल आंसर वो देना चाहता है, वो कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जो कि आपको मायूब लगे या जिसकी वजह से खुद एम्बैरेस हो, या आपको खुश करने के लिए आप उससे पूछें जी जीएसटी
जनरल सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा के 17% कर दिया है, तो आपका क्या ख्याल है? आप कहें जी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, 17% इज़ जस्टिफाइड। वो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए 17% कह तो रहा है, ऑल दो कि उसको भी पता कि टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा है, इतना टैक्स जीएसटी नहीं होना चाहिए। नाउ वी टॉक्ड अबाउट errors, types of errors, how they arise, different situations, and errors at the end of researchers at the end of interviews and at the end of respondents. Now another very important thing in research is research methodology, research design is budgeting and scheduling the project. What is budgeting and scheduling the project? Why it is important? Budgeting and scheduling helps to ensure that the marketing research project is completed within the time available, within the available resources in terms of time, financial, personal and other. अगर आप एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने से पहले उसके डिज़ाइन में आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते कि इसका स्केड्यूल क्या होगा, टाइम किस टाइम में कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी, किस किस एक्टिविटी के लिए क्या क्या टाइम अवेलेबल है, फाइनेंसेस क्या क्या अवेलेबल हैं, सर्वे कराना है, कितने लोग उसके लिए हायर करने, कब कब हायर करने, उनको कितने पैसे देने, लॉजिस्टिक्स आपके पास क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, ऑफिस रिसोर्सेज क्या अवेलेबल होंगी, आपके पास कितना टाइम है इस रिसर्च स्टडी को करने के लिए, आपके सुपरवाइज़र के पास कितना टाइम है इसको मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए। अगर ये चीज़ें आप प्री प्लान नहीं करेंगे तो क्या होगा? हैपहैज़र्डनेस होगी। आप रिसर्च स्टडी एक एक्टिविटी के बाद एक एक्टिविटी जो है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, आप अपनी रिसर्च स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to develop a budget and schedule your project and make it a part of your research design. By specifying the time parameters within which each task should be completed and the cost of each task. कैसे आप करते हैं? आप टाइम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं जिसमें आपने ये टास्क करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। उनको टास्क को आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं और विद देयर कॉस्ट, हर टास्क की कॉस्ट है, हर एक्टिविटी की कॉस्ट है। मैनेजमेंट टूल्स नीडेड टू हेल्प इंश्योर दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन दैट अवेलेबल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट टूल्स हम क्यों एम्प्लॉय करते हैं? टू इंश्योर कि हम वो काम एक अवेलेबल रिसोर्सेज में कंप्लीट कर लें। नाउ अप्रोचेस फॉर बजटिंग एंड स्केजुलिंग। जब आप बात करते हैं कि हमने बजटिंग करनी है, स्केड्यूल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए देयर आर सम अप्रोचेस जिनको आप फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM, वेरी फेमस। Program evaluation and review technique, PERT analysis. A lot of research organization, they conduct PERT analysis nowadays. Graphical evaluation and review technique. It is a GERT, GERT, a more advanced form of PERT, and PERT is a more advanced form of CPM. Now, critical path method. Management techniques are dividing a research project into component activities, determining the sequence of these components and the time each activity will require. आपने रिसर्च की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर लें, प्रायोरिटाइज कर लें, एक सीक्वेंस डेवलप कर लें, कौन सा काम पहले हो सकता है, कौन सा काम पैरेलल हो सकता है, और टाइम और कॉस्ट वाइज, और देन यू डेवलप अ क्रिटिकल पाथ। फिर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करके
क्रिटिकल पाथ्स उसका डेवलप कर लेते हैं कि ये मेरे पास टाइम अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज हैं, इस टाइम पे मैंने, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टाइम पीरियड जिसमें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. Program evaluation and review technique. It is called PERT, PERT. It is an advanced form of critical evaluation method. A more sophisticated critical path method that accounts for uncertainty in project completion times. हमने अभी बात की critical path method की. PERT जो है उसी की एक एडवांस्ड फॉर्म है, सिर्फ उसमें एडिशन क्या है, अनसर्टेनिटी इन द प्रोजेक्ट टाइम्स. व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी इज, आपने एक टास्क डिफाइन किया कि मैं ये टास्क 2 दिन में, लेट्स सपोज हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की. आपने अपना एक रिसर्च डिज़ाइन बनाया, उसमें आपने डिफाइन किया कि मैं लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने 2 हफ्ते 2 वीक्स टाइम रखा. लेकिन 2 वीक्स टाइम में आप अपना लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सके. क्यों नहीं कर सके? दे वर अनसर्टेन फैक्टर्स. या तो आपको रिक्वायर्ड लिटरेचर अवेलेबल नहीं मिला नहीं, या ये भी हो सकता है कि आपको मिला लेकिन उसमें आपने जब उसको इन डेप्थ स्टडी करना शुरू किया तो उसमें से ऑफ शूट्स इतनी ज़्यादा थी उस लिटरेचर रिव्यू की कि उन सारों को देखते हुए आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है. लेकिन ये अनसर्टन इवेंट्स वो थे जो कि आपने पहले इनको आपने पहले नहीं सोचा था अपनी रिसर्च करने से पहले कि ये भी हो सकता है. PERT में हम क्या करते हैं? PERT में हम अनसर्टन इवेंट्स के को भी टाइम स्केड्यूल करते हैं कि हमने क्रिटिकल पाथ मेथड अडॉप्ट किया जिसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ को बिट्स एंड चंक्स में डिवाइड किया उनको, और हमने सीक्वेंस वाइज उनको लाइन अप किया. और फिर अब कुछ एक्टिविटीज़ हमने एक हर फैक्टर, हर एक्टिविटी की अनसर्टेनिटी भी डिफाइन कर दी कि इस अगर लिटरेचर रिव्यू करना है तो उसमें ये अनसर्टेनिटीज अराइज हो सकती हैं. लिटरेचर रिव्यू का अगर मुझे टाइम पे बुक्स या जर्नल्स नहीं अवेलेबल होंगे तो इतने दिन का टाइम डिले आ सकता है. दिस इज व्हाट अ प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, दिस इज कॉल्ड PERT एनालिसिस. ये आप PERT एनालिसिस आपको क्या बताता है कि एक्टिविटीज का स्केड्यूल, किस किस दिन पे क्या क्या काम होगा, और कोई एक्टिविटी डिले होगी और किस वजह से डिले हो रही है तो उस वजह की वजह से कितना टाइम डिले आएगा, उसमें स्केड्यूल हमारा कितना डिले हो जाएगा. A more sophisticated critical path method that accounts for the uncertainty in the project completion time. Accounts for the uncertainty in the project completion time. Now, graphical evaluation and review technique, GERT, GERT. ये भी बिल्कुल क्रिटिकल पाथ मेथड में आप एडिशन कर दें अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के जब आप उसमें आप अकाउंट फॉर करते हैं तो वो बन जाता है PERT बन जाता है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है. उसी में अगर आप फर्दर एक्टिविटी कॉस्ट भी इंक्लूड कर दें, अनसर्टेन कॉस्ट जो अराइज हो जाए उसको भी इंक्लूड कर दें तो वो ग्राफिकल एवेल्यूएशन बन जाता है. इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ critical path method. A sophisticated critical path method that accounts for both the completion probabilities and the activity cost. हर एक्टिविटी के लिए हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास ये टाइम है, ये स्केड्यूल है, और अनसर्टेनिटीज क्या उसमें एजम्पशंस ये अराइज हो सकती हैं. इन एजम्पशंस की वजह से इतना डिले आ सकता है और हमारी इतनी कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, और टोटल हमारा जो टाइम है, स्केड्यूल है, वो इतना इंक्रीज होगा. इसकी वजह से time wise in terms of time and cost. This is what graphical evaluation review technique is.
Now, the last topic of today's session, it's marketing research proposal. Very important. Why do we need a marketing research proposal? We need a marketing research proposal to initiate a marketing research project. Without this proposal, without a proper proposal, with the official definitions included, you cannot sell your marketing project to any company. This is the proposal which is acceptable to the companies and the researchers. If both of them agree on it, a marketing project is initiated. It contains the essence of the project and serves as a contract between researcher and the management. It covers all phases of the marketing research process. जैसे हमने बात की थी रिसर्च प्रपोजल की, हम रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाते हैं? हाँ, रिसर्च प्रपोजल हम इसलिए बनाते हैं, एक तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली क्लियरली हम डिफाइन कर देते हैं. उससे क्या होता है, हमारी अपनी कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है, हमारी अपनी जर्नल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट इंक्रीज होती है. दूसरी बात ये, उसमें फिर हम देखते हैं हमारा टाइम स्केड्यूल क्या होगा, लिमिटेशंस क्या होंगी इस प्रोजेक्ट की, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, ये सारी स्केड्यूलिंग हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं. फिर हम उसमें ये भी बताते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, और हम अपना रिसर्च प्रपोजल किसको रिपोर्ट करते हैं? अपने सुपरवाइजर को, जो कि उसे चेक करता है और हमें बताता है कि इज दिस रिसर्च प्रोजेक्ट डूएबल और नॉट. सिमिलरली मार्केटिंग रिसर्च प्रपोजल, एक रिसर्चर ने एक प्रपोजल फॉर मार्केटिंग कैंपेन या फॉर एक मार्केटिंग एक्टिविटी अगर एक डिफाइन किया है, ही विल पुट दिस प्रपोजल टू द मैनेजमेंट. Management will go through this proposal and see if the project is doable, if the project is good enough, if the outcomes are that good that it must be done, then they give you a go ahead to do it. So it is very important to make this proposal a very good one. It describes the research problem, the approach, the research design, data collection methods, data analysis methods, and reporting methods. All of them. What does it describe? ये हमें बताता क्या है रिसर्च प्रपोजल? मार्केटिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, अप्रोच क्या यूज होगी, मेथडोलॉजी क्या है, डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होगा, डेटा कलेक्शन कैसे होगी, उसके मेथड्स क्या एम्प्लॉय होंगे, एनालिसिस के मेथड्स क्या एम्प्लॉय होंगे, और रिपोर्टिंग, फाइनली रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा. क्या रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट, हम एक ही रिपोर्ट जमा कराएंगे, एक ही रिपोर्ट डेवलप करके और फिर उसकी प्रेजेंटेशन होगी मैनेजमेंट को, या हम एक इंटरिम रिपोर्ट भी देंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर. ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ a marketing research proposal. Its official design contains executive summary in the beginning, summary of the major points from each section, presenting an overview of the entire proposal. Executive summary हमें बताती है कि proposal क्या कहता है, highlights of the proposal. Background, second thing is background. The background to the problem including environmental context. क्या मसला मार्केटिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और उसके एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, उसके सराउंडिंग सिचुएशन में हम उसे कैसे देखते हैं, इसकी क्या प्लेस है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव. A statement of problem including specific components.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जिसमें हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि दिस इज द इशू. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. अप्रोच टू द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ द रेलेवेंट एकेडमिक एंड ट्रेड लिटरेचर. इसमें क्या करते हैं? अप्रोच टू द प्रॉब्लम, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं पहले ये इश्यूज किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हुए थे, वहाँ पे लोगों ने क्या किया, बुक्स देखते हैं, जर्नल्स देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, उसकी बेस पे हम अपनी मेथडोलॉजी डिफाइन करेंगे, हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं. इन रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस डेवलप्ड इंक्लूड देम. अगर इस स्टेज के ऊपर आपने रिसर्च क्वेश्चंस अपने लिटरेचर रिव्यू से क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू से हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमें पता चलता है क्या क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए. उन क्वेश्चंस को हम नैरो डाउन करके क्या करते हैं, हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं, और उसकी बेस पे हम अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक हंच होता है कि व्हाट डू आई सी, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. फिफ्थ पॉइंट इज रिसर्च डिजाइन. विच रिसर्च डिजाइन शुड बी अडॉप्टेड. हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है, कंक्लूसिव है, कौन सी है, और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर. काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, हमें कौन सा डाटा कलेक्ट करना है. मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्वेश्चनेयर्स, हमने क्वेश्चनेयर्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, इंस्ट्रूमेंट डेवलप कैसे करना है, और उसको हमने कैसे ईमेल करके लोगों को भेजना है, थ्रू मेल, हमने पोस्टल मेल भेजना है या वैसे इंटरव्यूज़ करने हैं. स्केलिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, नेचर ऑफ क्वेश्चनेयर क्या होनी चाहिए, सैम्पलिंग प्लान और सैम्पलिंग साइज क्या होना चाहिए. ये सारी बातें हम अपने रिसर्च डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं. हमने इनको ऑलरेडी इन डिटेल पिछले सेशन में ये देख चुके हैं हम. फिर नंबर 6 पे है फील्ड वर्क. डाटा कलेक्शन कैसे होनी चाहिए, डिस्कशन ऑन हाउ डाटा विल बी कलेक्टेड एंड हु विल कलेक्ट इट. डाटा आपने क्वेश्चनर एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया, अब वो आपने कैसे उसको फील्ड में जाएगा, कैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है और कौन करेगा. आपने क्या एन्यूमरेटर्स हायर करने हैं, उनको भेजेंगे आप फील्ड में क्वेश्चनर्स फिल कराने इंटरव्यूज़ के लिए, या खुद करेंगे, और किस टाइम फ्रेम में करेंगे. डाटा एनालिसिस किस किस्म का होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डाटा एनालिसिस विल बी कंडक्टेड एंड हाउ द रिजल्ट्स विल बी इंटरप्रेटेड. डाटा एनालिसिस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसी है, वैसी मेथडोलॉजी अप्लाई होती है. जैसी आप मेथडोलॉजी एम्प्लॉय करेंगे वैसा आप फिर उसका कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकेंगे, वैसा एनालिसिस जनरेट होगा. रिपोर्टिंग, स्पेसिफाई वेदर इंटरमीडिएट रिपोर्ट्स विल बी प्रेजेंटेड एंड एट व्हाट स्टेज. आपने फाइनल रिसर्च रिपोर्ट ही मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे, या इंटरिम रिपोर्ट्स भी देंगे, बताएंगे आप आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स कि आपकी क्या प्रोग्रेस है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर. व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन. रिपोर्ट किस फॉर्म में होनी चाहिए, उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए. कॉस्ट एंड टाइम. 9th पॉइंट इज कॉस्ट एंड टाइम. द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड टाइम स्केड्यूल ब्रोकन बाय फेजेस, एक्टिविटीज. कॉस्ट एंड एक्टिविटीज आपके स्केड्यूल में किस तरह से उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, कब ये ख़त्म होना चाहिए, कब शुरू होगा, किस किस एक्टिविटी के लिए कितनी आपके पास कॉस्ट या रिसोर्स अवेलेबल है. इन लार्ज प्रोजेक्ट्स अ पेमेंट स्केड्यूल शुड आल्सो बी वर्कड आउट इन एडवांस. जो बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, जो कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हम कर रहे हैं फॉर 5 years, उसमें हम एक कॉस्ट प्लान भी उनसे, पेमेंट स्केड्यूल भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम हर 6 मंथ्स के बाद ये एक रिपोर्ट आपको डेवलप करके देंगे, एक सर्वे कराएंगे, तो क्या हमें हर 6 मंथ्स के बाद एक पेमेंट होगी, या हर 1 साल के बाद होगी, या एडवांस आप हमें इतनी करेंगे और फाइनल इतनी करेंगे. ये सारा पेमेंट स्केड्यूल भी डिस्कस हम उसमें करते हैं. लास्ट पॉइंट इज अपेंडिसेस. एनी स्टैटिस्टिकल और अदर इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू only a few people should be contained in appendices.
कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई और ऐसा आर्टिकल जो कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड हो और आपको लगे कि कुछ रीडर्स इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, मैनेजमेंट में लोग इसको भी देखना चाहेंगे या इस मॉडल को भी डिस्कस करना चाहेंगे या ये लिस्टिंग भी देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपेंडिसेस में शामिल करते हैं. So these were the 10 steps to develop a good marketing research proposal. We end our lecture here. Let's just quickly see what we have learned, what topics we have gone through in this session. We saw potential sources of errors, कौन से sources से errors generate होते हैं, total error क्या होता है, types क्या हैं total error की. फिर हमने देखा कि रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, नॉन सैम्पलिंग की फिर फर्दर टाइप्स देखी. फिर हमने देखा कि रिसर्चर्स के एंड पे कौन से एरर्स होते हैं, इंटरव्यूअर के एंड पे कौन से एरर्स होते हैं और रिस्पोंडेंट के एंड पे कौन से एरर्स होते हैं. फिर हमारा एक मेन टॉपिक था आज बजटिंग एंड स्केजुलिंग द प्रोजेक्ट. हमने इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका बजट एक बनाएं अपनी रिसर्च रिपोर्ट का कि वो कैसे होगा, और टाइम स्केड्यूल, कॉस्ट स्केड्यूल बनाएं कि कैसे कंप्लीट होगा. फिर हमने लास्ट देखा मार्केटिंग रिसर्च प्रपोजल. लास्ट टॉपिक वाज मार्केटिंग रिसर्च प्रपोजल. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू डेवलप अ मार्केटिंग रिसर्च प्रपोजल, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ. तो ये सारी बातें आज के हमने सेशन में देखी, लर्न की. सो thank you very much for this session, and we'll continue with in the next session the same topics. We'll first see the summary of this session and then we'll start the next topic. Thank you very much.